नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेती किसानी की हम बात करते हैं, साथ ही साथ कोशिश ये रहती है कि जो कृषि के क्षेत्र में तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, इन योजनाओं की जानकारी आपको सही तौर पर मिल सके, जिसके माध्यम से आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। जैसा कि किसान भाइयों आप ये जानते हैं कि ऋतुओं के परिवर्तन का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है और गुलाबी ठंडक ने भी अपनी एहसास दे दी है, अपनी आहट दे दी है। और इसके माध्यम से यदि हम पशुपालकों की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल उनके सामने ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे अपने पशुओं की देखभाल सर्दी के मौसम से की जा सके, कोहरे के प्रकोप से आखिर कैसे पशुओं को बचाया जा सके। इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा निगम जी जुड़ चुकी हैं। आप पशु विस्तार अधिकारी फंदा में पदस्थ हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैडम, जिस प्रकार से ऋतुओं की यदि मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि अब सर्दी का मौसम जो है वो आने वाला है और पशुपालकों की बात कर लें तो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है उनके सामने कि आखिर पशुओं को हम सर्दी के मौसम में कैसे बचा सकते हैं बीमारियों से और कोहरे के प्रकोप से। सर्दियों के मौसम में अगर हमको पशुओं को उचित देखभाल करना है तो इसमें मुख्यतः दो व्यवस्थाएं आते हैं। एक तो है हमारी आवास व्यवस्था और दूसरी है हमारी आहार व्यवस्था। अगर हमारी आवास व्यवस्था बहुत अच्छी है तो हम सर्दी से पर्याप्त रूप से अपने पशु को सुरक्षित रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा हमारी आहार व्यवस्था अच्छी है तो चूँकि पशु की स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसको किसी भी प्रकार की शीत ऋतु की बीमारियां जैसे निमोनिया, अफरा वगैरह नहीं घेरेगा। तो आवास, सबसे पहले हम आवास व्यवस्था देखते हैं। आवास व्यवस्था में क्या बोलते हैं, अगर आपका जो पशु रखने का स्थान है, जो शेड है जी, वो अगर खुला है, बहुत ज़्यादा खुला है, तो आप उसको प्रॉपर ढकने की व्यवस्था रखिए और ज़्यादा हवादार नहीं होना चाहिए। या तो आपका जो शेड है उसमें प्रॉपर क्या बोलते हैं, खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादातर खिड़कियों को बंद रखिए। एक दो खिड़कियाँ आप खुली रख सकते हैं। और अगर रात्रि का समय है, रात्रि के समय में, चूँकि ठंडियों में रात्रि के समय में ही ठंड होती है, तो रात्रि के समय में आप अपने शेड को, अगर ऊपर से, कई जगह मैंने देखा कि ऊपर से शेड खुले होते हैं ना, उसमें कोई मतलब कोई भी लिड नहीं रहती है, तो आप उसको किसी कपड़े या मोटे पॉलीथीन से और उसके ऊपर एक मोटा कपड़ा करके उस शेड को कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जी। और अगर आपके पास बंद करने की व्यवस्था है तो आप प्रॉपर सारी खिड़कियां रात को बंद करिए ताकि पशु को बहुत ज़्यादा रात के समय में ठंड ना लगे। बिल्कुल मैडम, इस मौसम में ये भी देखा जाता है कि जो मौसम का तापमान रहता है वो कमरे के बाहर कुछ और रहता है, कमरे के अंदर कुछ और तापमान रहता है। तो पशुपालकों को आखिर पशुशाला के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि जो तापमान है वो एक जैसा बना रहे। पशुशाला के लिए आप एक तो लोकल व्यवस्था कर सकते हो कि आप उसमें वहाँ अलाव जला सकते हैं, किसी भी लकड़ी अगर आपके पास अवेलेबल है, लकड़ी से या कोयले की व्यवस्था करके आप वहाँ पे अलाव जला के 2-3 घंटे के लिए अगर आप जलाते हैं और वहाँ पे उपस्थित रहना आपका ज़रूरी है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, है ना। तो आप वहाँ पे उपस्थित रहिए जब तक अलाव चल रहा है और 10 बजे के बाद वो अलाव आप बंद कर सकते हैं और आपका प्रॉपर वो पशुशाला है जो गर्म हो चुकी होगी। और आप अगर बड़े पशुपालक हैं तो बड़े पशुपालक है तो आप वहाँ पर परमानेंट हीटर की व्यवस्था रख सकते हैं जो आप उस समय पे ऑन करके 2 घंटे के लिए ऑन करिए, उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए तो आपका पर्याप्त रात भर पशु को गर्मी मिलती रहेगी। मैडम, इसके अलावा बड़ा ही सामान्य सवाल है, लेकिन यदि पशुओं की हम बात करते हैं तो पशुशाला का फर्श आखिर कैसा होना चाहिए। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ढलान उसमें प्रॉपर बनी रहनी चाहिए ताकि यदि वहाँ पर कुछ पानी गिरता है, यदि पशुओं का मूत्र गिरता है तो वो सही व्यवस्थित तरीके से, सुचारू व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल जाए। यदि ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो फर्श भी ठंडा हो जाता है। जी हाँ, अगर आपका कच्चा फर्श है तो आप उसमें ये व्यवस्था रखिए कि उसका ढलान प्रॉपर हो और एक निश्चित नाली हो जहाँ से उसका मूत्र कलेक्शन हो सके। अगर आप अच्छे उच्च स्तर के पशुपालक हैं, आपकी डेयरी है, तो मेरे ख्याल से आपका निश्चित रूप से शेड व्यवस्थित होगा, उसमें हेड टू टेल या हेड टू हेड या टेल टू टेल व्यवस्था होगी जिसमें कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा। परंतु अगर आप कम पशु रख रहे हैं, 8-10 या 4-5 पशु रख रहे हैं, तो आपका अगर कच्चा शेड है तो आप समय समय पर उसको ड्राई करिए और उसको पुआल डालिए। और अगर पुआल डालते हैं तो वो गर्म रहेगा और ध्यान रखिए कि वो पुआल गीला ना रहे, जब भी हो तो उसको फिर चेंज करिए समय समय पर। मैडम, ये भी देखा गया है कि जो सीधी और ठंडी हवा आती है इससे आखिर पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है।
सीधी और ठंडी हवा आती है, तो आप इसको एक तो किसी कवर्ड उसमें रखिए, कवर्ड साइड में रखिए। और अगर कवर्ड साइड में रखिए और सुबह शाम पशु को बाहर नहीं निकालिए। सुबह शाम आप बचाइए। 9 बजे के बाद धूप आ जाती है, उस समय आप पशु को बाहर एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी मस्ट है। और अगर बहुत कोहरा लग रहा है तो उस दिन आप पशु को मत निकालिए बाहर, और आहार व्यवस्था उसकी सेट के अंदर ही रखिए। आहार व्यवस्था की आपने यहाँ पर बात की है, तो आखिर पोषक तत्व मैडम कौन से होने चाहिए? हरे चारे की हम बात कर लें तो आखिर पोषक तत्व कौन से होने चाहिए, विस्तार से बताइए। हरा चारा आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका 3:1 रेशियो होना चाहिए, जिसमें कि हरा चारा, और आप जो सामान्य उसको भूसा खल्ली चुनी देते हैं वो दीजिए। और क्योंकि ठंडियों में अफरा की बहुत समस्या होती है, तो अफरा अगर आप बहुत ज़्यादा हरा चारा या एक टाइप की कंसनट्रेट डाइट देते हैं तो उसको अफरा होगा। दूसरा, बासी खाना मत दीजिए पशु को, बासी खाना मत दीजिए, ग्रेन्स कम दीजिए, ताकि उसको टिम्पनी की शिकायत ना हो, अफरा की शिकायत ना हो। अफरा की शिकायत की संभावनाएं तो लगातार बनी ही रहती हैं, कैसे बचा सकते हैं हमारे पशुपालक? और ये भी बताइए कि सही जानकारी क्या है अफरा को लेकर? अफरा को लेके क्या होता है कि सर्दियों में थोड़ा सा मसल्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से अफरा होता है। तो आप उसको समय समय पे गर्मी प्रोवाइड करने के लिए एक तो गर्म वातावरण रखिए सेट का, जो कि हम बता चुके हैं। दूसरा, आप उसको गुड़ वगैरह समय समय पर दे सकते हैं, जो कि लोकल रेमेडीज है। और अगर फिर भी लगता है कि पशु को ठंड लग गई है, तो वो आप इस तरह देख सकते हैं कि उसकी आंखों और नाक में पानी आ रहा होगा, उसके रोए खड़े हुए होंगे पशु के। और क्या अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आप उसको एक गर्म बाल्टी में खौलता हुआ पानी लीजिए, उस पर पुआल रख दीजिए और पशु को खाने के दीजिए, खाएगा, ऑटोमेटिक वो भाप इनहेल करेगा, उससे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैडम, क्या ये व्यवस्था पहले ही किसान भाई या पशुपालक कर सकते हैं? नहीं नहीं, पहले नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि उसको सर्दी लग गई है तभी करिए। इसके अलावा यदि आहार की बात कर लें तो समुचित प्रबंध आखिर क्या होना चाहिए कि पशुपालकों के द्वारा जो पशु रहते हैं, जो खास तौर पर यदि दुधारू पशुओं की बात कर ली जाए तो? दुधारू पशुओं में आप वही कंसनट्रेट मिक्सचर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा पशु का, और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा दीजिए। और उसमें आप मिनरल मिक्सचर्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एमिनो पावर भी एक मिनरल मिक्सचर आता है जिसमें प्रोटीन भी रहता है, तो वो सर्दियों के सीजन में पशु के लिए हेल्दी रहता है। मैडम, ये भी माना जा सकता है कि पशुशाला की हम बात करें तो हर मौसम में उसका जो डिज़ाइन है वो बदलना ज़रूरी हो जाता है। गर्मियों की बात करें तो पशुओं को ज़्यादा गर्मी की समस्या ना हो, सर्दियों की बात करें तो ज़्यादा सर्दी ना लगे, तो क्या इसके हिसाब से भी जो पशुपालक होते हैं वो वक्त वक्त पर इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं? बिल्कुल, पशुपालक को तब्दीलियाँ करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको वेंटिलेशन ज़्यादा चाहिए ताकि उसको गर्मी नहीं लगे, और सर्दी के मौसम में पशुशाला कम हवादार हो जाए, इसके लिए आपको प्रॉपर कपड़े से ढक के रखना चाहिए। और रात को पशु को भी कपड़े या कुछ भी मोटा चीज़ ओढ़ा के रखना चाहिए। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पशुओं को बोरे पहना सकते हैं या गर्म वस्त्र पहना सकते हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोरे पहनाते हैं किसान भाई हमारे, ऑलरेडी पहनाते हैं वो लोग। हम जो देखते हैं फील्ड में तो वो पहनाते हैं बोरे, और वो ज़रूरी भी है कि आपको रात के समय में बोरे पहनाना, उनको पहनाइए ताकि उनको सर्दी ना लगे। इसके अलावा मैडम, यदि धूप की हम बात कर लें तो देखा गया है कि सर्दियों के वक्त हर इंसान बाहर निकलने का प्रयास करता है। आप हमारी बात कर ले तो हम भी दिन में बाहर निकलते हैं। पशुओं के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है बाहर निकलना? पशुओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैंने 9 बजे के बाद जनरली धूप आ जाती है, अगर कोहरे या बारिश का वेदर नहीं हो उस समय आप उसको पशुशाला में ही पशु को रखिए, वरना आप 9 बजे के बाद पशु को धूप में बांध दीजिए। साथ ही साथ उसको साफ सफाई का भी उसका ध्यान रखिए, उसको नहला दीजिए, हफ्ते में एक बार आप पशु को नहलाइए और प्रॉपर पोंछ के उसको और धूप में बांध दीजिए, और वहीं उसको खाना पीना दीजिए। तो उम्मीद यही की जा रही है पशुपालकों और किसान भाइयों की जो जानकारियां आपको दी जा रही हैं वो जानकारियां आप तक सही तरह से पहुंचे, और इसका उपयोग करने के बाद आप सर्दी के प्रकोप से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर पशुओं को समुचित प्रबंध के आहार में यदि हम पानी की बात करें तो आखिर कौन सा सही पानी का तापमान होना चाहिए जो कि किसान भाई पशुओं को दे सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर निरुपमा निगम जी। मैडम, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले हमने समुचित आहार की बात कर ली, और यदि अब हम पानी की बात करते हैं तो पानी का भी सही तापमान होना चाहिए जो पशुओं को हम देते हैं। क्या ये भी कहा जा सकता है ज़्यादा ठंडा पानी दे दे तो उससे भी पशुओं को तकलीफ बढ़ सकती है? बिल्कुल, ज़्यादा ठंडा पानी देंगे तो उनको सर्दी लग सकती है। इसलिए पशु को अगर आपके यहाँ बोरवेल की व्यवस्था है या ताज़े पानी की व्यवस्था है तो आप सबसे अच्छा कि ताज़ा पानी दीजिए। ताज़ा पानी क्या होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। अगर फिर भी अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है और पानी बहुत ठंडा है तो फिर उसको आप गर्म करके ल्यूकवार्म वाटर उसको पशु को दीजिए ताकि उसको सर्दी ना लग सके। अब मैडम, इसके अलावा यदि हम बात कर लें ऐसे किसानों की जो कि आर्थिक रूप से समस्या का सामना करते हैं, पशुशाला उनके पास नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था क्या है किसान भाइयों के लिए जो बुनियादी हो, जिसके माध्यम से जो पशु हैं वो भी बच सकें? पशुशाला के लिए तो पशु के लिए किसान भाइयों के पास व्यवस्था रहती है जनरली। अगर वो पशु रख रहे हैं तो व्यवस्था रहती है। उसके बाद भी हमारे यहाँ अगर कुछ स्कीम्स हैं, जैसे डेयरी की स्कीम्स है, उसमें पशु सेट की व्यवस्था रहती है। तो आप उस स्कीम के तहत क्या बोलते हैं पशु की व्यवस्था के लिए सेट का निर्माण कर सकते हैं। मैडम, पशुपालन विस्तार अधिकारी हैं, जब किसान भाई आपके पास आते हैं या पशुपालक आपके पास आते हैं तो क्या सवाल उनके जहन में रहते हैं शीत ऋतु को लेकर? शीत ऋतु को लेकर उनके पास यही रहता है कि हमें हमारा एनिमल स्वस्थ कैसे रहेगा, पशु स्वस्थ कैसे रहेगा, और कोई योजना है तो वो है, मतलब अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक हमारे पशु विभाग में बीमा योजना चलती है जिसमें आप 1,000 रुपये का प्रीमियम भर के 50,000 तक पशु का रिस्क कवर कर सकते हैं। मान लीजिए पशु को निमोनिया जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप 1,000 रुपये का प्रीमियम सालाना जमा करके 50,000 की राशि प्राप्त कर सकते हैं और आप दूसरा पशु खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको आर्थिक लाभ मिल जाएगा और आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जाते हैं? प्रशासन के द्वारा समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं और डेयरी की योजना भी हमारे यहाँ चालू है। आपके यहाँ प्रोत्साहन के लिए भी कई योजनाएं चालू हैं। गोपाल पुरस्कार योजना चालू है जिसमें अगर आप अच्छे से पशु पाल रहे हैं और पशु आपका बहुत अच्छा दूध दे रहा है और वो चूँकि देसी गाय है तो आपको 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक की राशि मिल जाती है। तो किसान भाइयों और पशुपालकों को ये कहा जा सकता है कि यदि आर्थिक हानि की स्थिति में आप खड़े हैं तो प्रशासन के द्वारा ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं जिसके माध्यम से वो समस्याएं आपके सामने से दूर हो जाएंगी। मैडम, ये तो हमने देखभाल की बात कर ली, लेकिन ऐसे कौन से कदम हैं जो पशुपालकों और किसान भाइयों को नहीं उठाना चाहिए, खास तौर पर यदि सर्दियों की बात कर लें तो? सर्दियों में पशु को वही ठंडा पानी नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा, और ठंड से बचाव के लिए पशुशाला का प्रॉपर रख रखाव करना चाहिए। आहार की उसकी प्रॉपर व्यवस्था करना चाहिए। अगर उसको रोग लग रहा है तो आप प्राथमिक स्टेज में ही उस रोग को डॉक्टर को दिखा दीजिए और आप भी उसको सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल करिए ताकि क्या बोलते रोग बढ़े नहीं और निमोनिया की कंडीशन आगे नहीं जाए। और पास के पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप उसको कफ पाउडर, गुड़ वगैरह देकर और पानी की भाप देकर आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। मैडम, ये देखा गया है कई दफ़ा वो परिस्थितियां आ जाती हैं जब किसान भाई या पशुपालक कुछ देरी कर देते हैं और उस वक्त जो बीमारी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन क्या शुरुआती दौर में ही इसको नहीं पहचाना जा सकता? बिल्कुल, शुरुआती दौर में पहचाना जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर पशु की नाक से पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, उसके रोए खड़े हो रहे हैं, वो शिवरिंग कर रहा है,
तो आप उसको शुरुआती लक्षण ही समझिए। उसमें आप उसके पानी की भाप दे सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, और कफ पाउडर जो आप किसी पास की पशु संस्था से भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी केमिस्ट की दुकान से ले सकते हैं। तो उसको कफ पाउडर दीजिए दोनों टाइम, जिससे कि पशु क्या बोलते हैं स्वस्थ रहेगा आपका। पोषक तत्वों की बात कर लें तो कौन से वो खास पोषक तत्व हैं जो कि इस दौर में देना चाहिए, और क्या ये भी कहा जा सकता है इस मौसम में जो डाइट रहती है पशुओं की, जो आहार रहता है, उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है? कुछ खास तत्व क्या इस डाइट में, आहार में ऐड किए जा सकते हैं? हाँ, प्रोटीन और मिनरल मिक्सचर की आप मात्रा बढ़ा सकते हैं डाइट में पशु की, और हरा चारा दीजिए आप उसको, कंसंट्रेट दीजिए आप उसको, गुड़ स्पेशली आप उसको पर डे देंगे तो शायद सर्दी उसको नहीं पकड़ेगी। बिल्कुल। इसके अलावा एक और सवाल आ रहा है पशुशाला को लेकर। पशुशाला में कितने पशु हैं जिनको रख सकते हैं? कई ऐसे भी किसान भाई हैं जिनके यहाँ कुछ जो स्पेस होता है, जो आकार रहता है, वो कुछ कम रहता है। तो क्या ऐसी भी संभावना ज़्यादा रहती हैं यदि ज़्यादा पशु उस पशुशाला में आ जाते हैं तो? सर्दियों में तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि ज़्यादा पशु हैं, मतलब जो एकोमोडेशन है वो एक रहता है कि 10 पशुओं का होना चाहिए 12 स्क्वायर फीट में। पर क्या बोलते हैं, सर्दियों में उतना इशू नहीं होता है कि ज़्यादा पशु हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों को आप और क्या संदेश देना चाहेंगी? किसान भाइयों को ये बोलूँगी कि आप एक तो पशु का प्राइमरी स्टेज में देखभाल करिए, आहार और आवासीय व्यवस्था अच्छी रखिए। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें बीमा भी कराइए ताकि आपको आर्थिक नुकसान ना हो। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं पानी की, जैसा कि आपने बोला कि जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, वो एक सही मात्रा में निश्चित तापमान में जो पशु हैं उन्हें पानी दे सकते हैं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है, कोहरे का ज़्यादा प्रकोप है, व्यवस्थाएं कम देखने को मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आप पानी को गर्म करके ल्यूक वार्म वाटर उसको दीजिए। तो मैडम, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ वक्त साझा किया। तो किसान भाइयों, उम्मीद यही की जा रही है कि जो जानकारियाँ आपको दी गई हैं उन जानकारियों को आप अपने बुनियादी सुविधाओं के तौर पर, या यदि मैं बात करूं पशुपालकों की, तो वो अपना सकते हैं। और ठंड के प्रकोप से और शीत ऋतु का जो प्रकोप रहता है, इससे आप आखिर अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं, तमाम जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। उनका सही उपयोग यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और अब नज़र डालेंगे खबरें खेती की पार। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। किसानों को मुफ्त बीज मिनीकिट का वितरण, किसानों को आसानी से खाद वितरण के निर्देश, चने की उन्नत किस्में लगाएं, चने में कल्चर से करें बीज उपचार, और पत्ता गोभी में उर्वरक प्रबंधन। अब खबरें विस्तार से। किसानों को मुफ्त बीज मिनीकिट का वितरण। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख उत्पादक राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में निःशुल्क 8,20,600 बीज मिनीकिट बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम से बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ सकेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुरैना व श्योपुर जिले से हुई, जहां लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के सरसों बीज मिनी किट वितरण का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑयल सीड व ऑयल पाम योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। श्री तोमर ने बताया कि देश के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों के सूक्ष्म स्तरीय योजना के बाद इस वर्ष रैपसीड व सरसों कार्यक्रम के बीच मिनीकिट वितरण कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है। 15 राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में वितरण के लिए 8,20,600 बीज मिनीकिट, जिसमें 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उत्पादकता की उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज शामिल हैं। इनके वितरण को मंत्रालय ने अनुमोदित किया है। किसानों को आसानी से खाद वितरण के निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही सुव्यवस्थित वितरण भी आवश्यक है। प्रदेश में खाद उर्वरक की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद आगामी व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इस संबंध में केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक आपूर्ति का आग्रह किया है। श्री चौहान ने रबी 2021-22 के लिए उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को खाद एवं उर्वरक की कमी नहीं होगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद और उर्वरक के सभी विकल्पों के बारे में किसानों को जानकारी दें और उपलब्ध स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। श्री चौहान ने कहा कि खाद की कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति कालाबाजारी में लिप्त पाए जाएंगे, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। चने की उन्नत किस्में लगाएं। दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण प्रमुख फसल है। वैज्ञानिकों द्वारा बीमारियां प्रतिरोधक किस्म विकसित की गई, जिसमें JG 12, JG 14, JG 36, RVG 202, RVG 203 आदि किस्में हैं। किसानों को बीज हमेशा विश्वसनीय संस्था से आधार या प्रमाणित बीज खरीदना चाहिए और 3 वर्ष बाद पुनरु बीज बदलकर बोना चाहिए। चना का अच्छा एवं स्वस्थ बीज 30 किलोग्राम प्रति एकड़ कतारों में होना चाहिए। कतार से कतार में बुआई 30 सेंटीमीटर दूरी पर सीड ड्रिल से करना चाहिए। बीज जनित या फफूंद जनित बीमारियों से बचने के लिए कार्बेक्सिन थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार के बाद ट्राइकोडर्मा विडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर बुआई करना चाहिए। चने में कल्चर से करें बीज उपचार। चने के 1 हेक्टेयर के बीज को कल्चर से उपचारित करने हेतु 250 ग्राम गुड़ आवश्यकता अनुसार पानी गर्म करके घोल बनाएं। घोल ठंडा होने पर इसमें 600 ग्राम जीवाणु खाद मिलाएं। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोए जाने वाले बीज में इस प्रकार मिलाएं कि बीजों पर एक परत चढ़ जाए। बीजों को छाया में सुखाकर बुआई करें। फसल के अनुसार उपयुक्त कल्चर प्रयोग करें। कल्चर पैकेटों को ठंडे एवं छायादार जगह पर रखें। अंतिम प्रयोग तिथि से पहले ही कल्चर मिलाएं। गुड़ का घोल ठंडा होने पर ही कल्चर मिलाएं। उपचारित बीज को छाया में सुखाएं एवं उर्वरकों के साथ मिलाकर नहीं बोएं। पत्ता गोभी में उर्वरक प्रबंधन। पत्ता गोभी की अच्छी पैदावार के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश का होना अत्यंत आवश्यक है। खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद तथा 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नत्रजन की आधी मात्रा व फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला दें। शेष नत्रजन की मात्रा रोपण के 1 महीना पश्चात निराई गुड़ाई के साथ खेत में मिला दें और 1/4 भाग शीर्ष बनने की स्थिति में मिट्टी चढ़ाते समय भूमि में मिला दें। किसानों को दिया प्रशिक्षण। कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी में रबी फसलों में बीज उपचार एवं कल्चर का उपयोग विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। वैज्ञानिक गीता सिंह ने उत्तम बीज की पहचान, चयन, अंकुरण, परीक्षण एवं चयनित बीज का फफूंदनाशी, कीटनाशी एवं कल्चर से बीज उपचार करने हेतु विस्तृत जानकारी दी। रबी फसलों में बीज उपचार हेतु राइजोबियम एसिटोबैक्टर, PSB ट्राइकोडर्मा कल्चर के उपयोग और लाभ भी बताए। और अब KVK में चना की नई किस्म उपलब्ध। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में राष्ट्रीय सीड हब योजना अंतर्गत चना की नई एवं रोग प्रतिरोधी किस्में RVG 202, JG 36 एवं JG 12 का बीज किसानों के लिए बिक्री हेतु तैयार किया गया है। बिक्री हेतु प्रमाणित बीज की दर 7,700 रुपये और आधार बीज की दर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गई है। किसान बीज खरीदने हेतु डॉक्टर SK सिंह वैज्ञानिक, जिनका मोबाइल नंबर 7999934526 पर संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।